हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और यदि आप भी 2022 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे तो ये वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। इस वीडियो में मैं कराऊंगा साइंस का आपका मॉडल सेट 5 इसमें कराऊंगा, और जितना भी मैं आपको मॉडल सेट कराया हूँ इसमें से सारे आपके क्वेश्चन A to Z इसी में से आएंगे। मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था। इसके पिछले वीडियो में मैंने 4 सेट को बहुत ही बारीकी से कंप्लीट कर दिया हूं। उसे आप नहीं देखे हैं तो उसे आप जाकर देख लीजिए। देखिए, जो स्टूडेंट ने ये 5 सेट को कंप्लीट कर लिया है वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। आपका हर एक क्वेश्चन इसी सेट में से आएंगे, ये मेरा गारंटी है। आप कोई भी आप सेट उठा कर देख लो, जो मैं क्वेश्चन कराया हूँ 4 सेट में कराया हूँ, और जो मैं आज 5वां सेट कराऊँगा, ये आपके 5 सेट में से A to Z आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। आपको किसी को चक्कर में नहीं पड़ना है। जितना मैं बताया हूँ उतना आप लोग तैयारी कर लीजिए, आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं मॉडल सेट 5 के, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये भी आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपका पूरा यहाँ पे साइंस का 5 सेट कंप्लीट हो जाएगा और आपके हर एक क्वेश्चन इसी से आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपके फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पे, और क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये। या चूँकि ये आखिरी सेट है इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा आप लोग, और आप लोगों से विनती है इस वीडियो को आप लोग खूब शेयर कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है, तो इसमें से हो जाएगा आपका अवतल दर्पण होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछता कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है तो अब उसके लिए आंसर होता कौन सी, उत्तल दर्पण होता। यानी उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। और यहाँ पर हमसे पूछा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है, तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध है। यहाँ पर गलत से टाइप हो गया लेंस, यहाँ पर दर्पण होना चाहिए। ठीक है, दर्पण के फोकस दूरी f और r में संबंध किया है, इसका ऑप्शन इधर दिया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है f बराबर r/2 होता है, f बराबर r/2। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपके ऑप्शन में या तो f बराबर r/2 रहेगा, r/2, या 2f बराबर r रहेगा, या r बराबर 2f रहेगा। क्योंकि जब इधर से 2 से गुणा करेंगे f में तो 2f हो जाएगा, और इधर 1 है तो 1 से गुणा करेंगे r में तो r हो जाएगा। तो ऑप्शन में या तो आपका f बराबर r/2 होगा या 2f बराबर r होगा, ये ध्यान दीजिएगा बात को। तो हमें यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर देखिए दे रखा है ऑप्शन बी में f बराबर r/2। अगर ऐसा नहीं होता तो आपका ऐसा होता, क्या होता, r बराबर 2f होता, तो कोई एक रहेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध का हो जाएगा f बराबर r/2। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपके बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ये बोल रहा है कि निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। जो यहाँ पर माध्यम दे रखा है, इन चारों माध्यमों में प्रकाश का सबसे अधिक वेग अपवर्तनांक किस में होगा। देखिए, तो हीरा जो होता है, हीरा में अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है, और कितना होता है, और 2.42 होता है। याद रखिएगा, हीरा में जो होता है प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों, काफ़ी अधिक होता है, और वो कितना होता है, 2.42। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपको मैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैंने आपको पिछले भी सेट में कराया हूँ। बोल रहा है समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि के अल्पतम दूरी, अल्पतम का मतलब होता है दोस्तों सबसे न्यूनतम दूरी क्या है, तो आप लोगों को हमने बताया है कि 25 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब अल्पतम कहेगा यानी कहेगा सबसे कम दूरी तो 25 सेंटीमीटर, और कहेगा कि सबसे अधिक दूरी तो अनंत होता है। ये बात हमने आपको पिछले सेट में भी मैंने आपको कराया है। आप खुद देख सकते हैं कि अब क्वेश्चन क्या हो रहा है। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 4 सेट में ही खत्म होंगे। जो 5वां सेट है ना, उसी क्वेश्चन को आप लोगों को आगे पीछे करके देगा, क्योंकि यही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपके हर एक सेट में देखने को मिलेंगे आप। ठीक है, तो इसलिए आप इस सारे सेटों को पढ़ लीजिए, और सभी सेट को जितने भी क्वेश्चन मैं कराया हूँ सबको आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर, बोल रहा है कि सफ़ेद प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है।
तो आप पढ़े होंगे कि कोई प्रिज्म होता है ऐसा करके और प्रकाश निकलता है तो ऐसा 7 रंगों में बट जाता है, जिसे प्रकाश का बड़ विक्षेपण कहते हैं। और जो सबसे कम झुकाव होता है लाल का होता है, और सबसे अधिक झुकाव किसका होता है तो बैंगनी का होता है। यहाँ पर हमसे पूछा है कि सबसे कम झुकाव किसका होता है तो लाल का, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी लाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस का उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन थोड़ा यहाँ पर धुंधला दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि फ़ोटो साफ नहीं आ पाया है। मैं यहाँ ऑप्शन इसका बोल दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है द्विफोक्सी लेंस, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। देखिए मैं आपको एक बता रहा हूँ ट्रिक, उस ट्रिक को याद रखेंगे आप तो कभी नहीं भूलेंगे कि निकट दृष्टि दोष में को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। देखिए निकट में, देखिए निकट दृष्टि दोष, निकट लिखिए यहाँ पर, निकट, निकट हो गया, और लिखिए दूर। ठीक है, दूर लिखिए। देखिए तो एक लेंस होता है आपका अवतल, अवतल लेंस होता है। ठीक है, अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस, उत्तल। अब खुद यहाँ पर देखो, आप याद हो जाएगा आपको, हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। आप यहाँ पर ध्यान देना। आप बताओ हमको कि निकट में कितने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं अक्षर, यहाँ पर नी क अट 3 गो, और दूर में दू और 2 गो। ठीक है, तो जितने अक्षर इसमें है ना, उससे एक अधिक अक्षर वाला जो लेंस होगा उसी का उपयोग करेंगे। देखिए निकट में 3 गो है तो 4 गो अक्षर वाला कौन है तो अ व त ल, अवतल में 4 गो है। यानी आप लोग को इस तरह से याद रखना है कि निकट में 3 गो है तो 4 गो अक्षर वाला कौन पड़ेगा तो अवतल पड़ेगा। यानी आपका निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक, दूर में कितना अक्षर है, दूर में आपका 2 है, एक दू है एक र है, तो इससे एक अधिक अक्षर वाला कौन होगा उ त ल, 3 गो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 गो है तो यहाँ कई गो हो गया 3 गो हो गया, यानी 3 गो अक्षर वाला आपका लेंस होगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग इसे याद रखेंगे कि कैसे आपका उपयोग किस में उपयोग होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था निकट में, तो निकट में 3 गो है तो 4 गो अक्षर वाला कौन होता है अवतल लेंस होता है, तो अवतल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस। उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। ठीक है, देखिए आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसमें आपको कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो VVI क्वेश्चन का उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और एक और बात याद रखिएगा, जैसे ही आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं तो उसका भी मतलब कि आपको सलूशन इस वीडियो पर दिया जाएगा, वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। इसलिए अभी तुरंत वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो निकलेगा ना तो बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, अपने जितने भी दोस्त हैं उसमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है बाबू, नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। ये भी आपको क्वेश्चन साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, उसे आप लोग सुनिए। वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, यानी जो प्रतिरोध होता है किस पर निर्भर करता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को गांठ बांध लो कि लंबाई पर, क्षेत्रफल पर और प्रकृति पर, तीनों पर निर्भर करता है। जो प्रतिरोध होता है चालक के लंबाई पर, उसके क्षेत्रफल पे, उसके प्रकृति पर, तीनों पर निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल कुछ इस प्रकार से है। बोल रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है तो याद रखिएगा, इसका मात्रक होता है वाट। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि बताइए कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। जो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा होता है उसका मान कितना होता है, तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन ये 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन इसका ए है कि विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। ऑप्शन बी है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है। हरे विद्युत रोधन वाला तार विद्युतमय तार कहलाता है।
ये आपका ऑप्शन रहा। इसमें से हम लोग को पकड़ना है कि इसमें कौन सत्य नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं। देखिए पहला जो है विद्युत जनित्र जो होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है, ये तो सही है, सही बात लिखा गया है। दूसरा जो ऑप्शन बी विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा है कभी नहीं काटती, ये भी सही है। तो जब 3 वो सही हो गया तो जो बचा रह गया डी वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पूछ रहा है सत्य कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर सत्य नहीं असत्य को बताना था, क्योंकि यहाँ पर सत्य नहीं बोल रहा है तो सत्य कौन नहीं है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और नेक्स्ट सवाल किस प्रकार से है, बोल रहा है कि फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम में बायां हाथ का माध्यमा संकेत क्या करती है। बायां हाथ का जो माध्यमा होती है वो संकेत क्या करती है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो संकेत करती है वो चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को इंगित करती है। तो ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। चुंबक के भीतर क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा, चुंबक के अगर बाहर बात करें तो बाहर होता है उत्तर से दक्षिण की ओर। बाहर क्या होता है, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी इधर एन है, इधर एस है, एस पोल है। यहाँ भाई इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चुंबक होता है, क्या हो गया भाई, हाँ, जो चुंबक होता है वो चुंबक के इधर एन ध्रुव हो गया, इधर एस हो गया। तो बाहर जो होता है, बाहर चुंबकीय क्षेत्र वो एन से एस की ओर जाता है। बाहर क्या होता है, एन से एस की ओर जाता है। लेकिन अंदर जो होता है वो एस से एन की ओर जाता है, एस से एन की ओर जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो यदि कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा है बाहर की दिशा क्या होगी, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, और अंदर की दिशा क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी से उत्तरी की ओर। तो यहाँ पर अंदर की ओर पूछा है, भीतर की ओर पूछा है, तो दक्षिणी से क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर, जो कि ऑप्शन इसका बी का होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए यहाँ पर आपका जो 13 सवाल है वो बोल रहा है कि बताइए कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे यूरेनियम जो होता है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर 14 बोल रहा है कि काली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा, जो काली चूना होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है आपका CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। यहाँ पर यदि आपसे पूछे कि बताइए कि बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर जितना आप देख रहे हैं सब चूना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग चूना है। ये जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, ये यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका नाम इसका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, इसे काली चूना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि बताइए काली चूना कौन है, तो ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि बताइए कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होती है। जो जल के वैद्युत अपघटन होता है तो उसके कैथोड पर जो होता है कौन सा गैस मुक्त होती है, इसका आंसर हो जाएगा इसका हाइड्रोजन आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन ए है, जो बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। और कह देगा इसी पर आपसे पूछ दे कि धावन सोडा का फार्मूला बताइए, तो आपका ऑप्शन बी होगा। दोनों का सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O होता है। यहाँ पर ये जो आपका ऑप्शन सी में दिया है, ये आपका है बुझा हुआ चूना का फार्मूला है। यहाँ पर हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था क्यों चीज यहाँ पर बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा के आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो 17 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है उसका pH मान कितना होता है, याद रखिएगा उसका होता है 7 के बराबर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि निम्न में
कौन सा अधातु चमकीला होता है? निम्न में कौन सा अधातु चमकीला होता है? तो याद रखिएगा आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो कि चमकीला होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु को बताना है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका? इसमें दिया है एल्युमिनियम दिया है, सोडियम दिया है, कैल्शियम दिया है, मैग्नीशियम दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम जो होता है आपका अधिक क्रियाशील होगा। ठीक है, तो आपका कैल्शियम का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु के 12वें कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। कैसे हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा कितना होगा? 2,6 होगा। तो 12वें कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगा। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगा। तो संयुक्ता कितना होगा इसका? संयुक्ता 2 हो जाएगा। यहाँ पर इसका 12वें कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? आपके 6 है। यहाँ पर गलती हो गया है। यहाँ पर सुनिए, बोल रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु के 12वें कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो होगा आंसर आपका 6 होगा। अगर कहता कि संयुक्ता कितना है तो आपका 2 होता। ठीक है, क्योंकि 2 6 हो गया ना, तो 12वें कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो अगर 12वें कक्षा में पूछेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 6 होगा। अगर इसे पूछता संयुक्ता तो 2 होता। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है 12वें कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बोलता है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है? तो 22 के आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कीटोन। कीटोन जो होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इसे याद रखेंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिआबंध बनते हैं। कैसे? नाइट्रोजन जो होता है N2 में कितना होता है? N2 में आपका देखिए जो N2 N से जुड़ा होता है, तो एक जो नाइट्रोजन होता है उसका संयोजकता कितना होता है? 3 होता है। तो ये क्या बनाएगा आपका? ये त्रिबंध बनाएगा। तो ऑप्शन सी इसका होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? याद रखिएगा दोस्तों, यदि कहता है कि एल्कीन का समान सूत्र तो इसका फार्मूला होता है CnH2n होता है। अगर पूछ दे एल्कीन का तो इसमें इसी फार्मूला में 2 जोड़ देते हैं। अगर कह दे एल्काइन का तो इसी फार्मूला में से हम इस 2 के बीच में यहाँ पर माइनस करके लगा देंगे। यानी जब 2 जोड़ेंगे तो एल्केन बन जाएगा और 2 को घटाव करेंगे तो एल्काइन बन जाएगा। याद रखिएगा कि एल्किन में हमने क्या बताया कि एल्किन का फार्मूला होता है CnH2n होता है। अगर इसमें 2 जोड़ते हैं तो एल्केन बनेगा, अगर 2 घटाव करते हैं तो एल्काइन बनेगा। तो यहाँ हमसे पूछा है कि एल्किन का फार्मूला बताइए, तो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया है, जिसका ऑप्शन आप लोगों को उतना साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और नेक्स्ट सवाल कुछ इस प्रकार से है, बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आंसर इसका होगा 7 होगा। याद कर लो कि अगर आपसे पूछेगा आवर्त तो आवर्त 7 होता है, अगर पूछे वर्ग तो वर्ग 18 होता है। वर्ग कितना होता है? 18। आवर्त कितना होता है? 7 होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 से क्वेश्चन है, बोल रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? यहाँ ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो 26 से क्या हो जाएगा? तो परमाणु साइज क्या होता है? बढ़ने लगता है। याद रखिएगा, परमाणु का साइज क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? ये परमाणु का आकार क्या होने लगेगा? बढ़ने लग जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 27 बोल रहा है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? तो 27 का यहाँ ऑप्शन दे रखा है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया है। ठीक है, इसमें से कौन होगा यहाँ पर देखते हैं। तो आपका 27 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आप लोग को याद होना चाहिए कि लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका इमल्सीकृत वसा को पचन करने का कार्य कौन करता है? तो इमाइलेज, लाइपेज करता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट सवाल कुछ इस प्रकार से है, समान परकुचन रक्त दाब होता है। समान परकुचन रक्त दाब कितना होता है? तो 28 के आंसर हो जाएगा आपका 180 mm होगा, 120 mm होगा। ठीक है, 120
20 mm होगा, तो 28 का आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप में के अन्य भाग में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है जाइलम, फ्लोएम, रंध्र, इनमें से कोई नहीं। देखिए जाइलम जड़ों में पाया जाता है, फ्लोएम पौधों के अन्य भागों में पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है टहनी वाली पत्तियों में पाया जाता है ये। तो ये जो फ्लोएम जो होता है ये क्या करता है, ये बने हुए खाने को हर भाग में पहुँचाने का कार्य करता है, फ्लोएम का काम यही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल कुछ इस प्रकार से दिया गया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि उस पौधे का नाम बताइए जो कि कॉलम द्वारा कायकी प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। गेहूं, गुलाब, धान, इनमें से कोई नहीं। बोलिए आंसर क्या होगा इसका, तो आंसर इसका हो जाएगा गुलाब जो होता है इसका कायकी प्रवर्धन को क्या करता है, प्रदर्शित करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होती है? जो कालाजार बीमारी होता है किसके कारण होता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा लेशमानिया के कारण होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 बोल रहा है कि बताइए निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? मतलब कि द्विलिंगी पुष्प कौन सा है? गुलाब क्या है कि लौकी क्या है कि पपीता क्या है कि इनमें से कोई नहीं है? बोलिए क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा गुलाब का, याद रखिएगा। गुलाब जो होता है क्या है, द्विलिंगी होता है, बाकी सब क्या होता है, एकलिंगी होता है। ठीक है, यहाँ पर 33 बोल रहा है कि मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। मानव में घ्राणग्राही स्थित कहाँ होता है? आँख में, नाकों में, कानों में, इनमें कोई नहीं। तो बेसिक सा क्वेश्चन है ये, सबको मालूम है कि जो आपका आंसर होगा ये नाकों में होगा घ्राणग्राही। घ्राणग्राही मतलब होता है कि किसी चीज़ को स्वाद को सूंघना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि हमारे शरीर में सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है, किसके कारण नियंत्रित होती है? तो इसका ऑप्शन दे रखा है कि यहाँ पर दे रखा परमस्टिक्स, मेडुला, पॉन्स, अनुमस्टिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐच्छिक क्रियाएं जो होती है वो होती है मेडुला से, सॉरी आपका जो ऐच्छिक क्रियाएं जो होती है वो होता है आपका अनुमस्तिष्क से होता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जंतु जो होते हैं उनमें वृद्धि हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो याद रखिएगा, हमेशा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ये है आपके पीयूष ग्रंथि से। कौन ग्रंथि से? पीयूष ग्रंथि से ये क्या होता है आपका स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि आनुवंशिकी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी का होगा चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था, ये आपके प्रतिपादन किया था। आनुवंशिकी का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन किया था कि नहीं आपका ये मेंडल किया था, मेंडल किया था, मेंडल। ठीक है, आपके ऑप्शन ए होगा। ठीक है बाबू, ऑप्शन ए क्या होगा आपके मटर पर जो प्रयोग किया था कौन किया था, ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल कुछ इस प्रकार से है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। देखिए स्त्री में क्या होता है एक्स होता है। ठीक है, और जो पुरुष में क्या होता है XY दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि स्त्रियों में कौन सा होता है, तो यहाँ पर आपका XX होगा। ठीक है, XX होगा। तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर होगा, होना नहीं चाहिए, होगा आंसर इसका। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बाबू, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहे हैं कि निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय कचरा है, मतलब कि जीवों के द्वारा जो कचरा बनाया गया वो कौन सा है? तो ऑप्शन दिया प्लास्टिक, थर्मोकोल, पॉलीथीन, यहाँ पे टिश्यू पेपर। तो यहाँ पर जो 38 का आंसर हो जाएगा होगा टिश्यू पेपर हो जाएगा। ऑप्शन ए डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि आहार तथा पानी किस राज्य के जल संग्रहण व्यवस्था है? तो 39 के आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, यहाँ पर इसका हो जाएगा बिहार का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा होता है? तो यहाँ पर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुनः चक्रण होता है। पुनः चक्रण क्या होगा ध्यान दीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, 41 बोल रहा है क्वेश्चन कि किस लेंस का उपयोग
कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। देख रहे हैं कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है ये। यहाँ पर देखिए जो 41 का जो आंसर होगा, यहाँ पर दीर्घ बोल रहा है, दीर्घ में 2 अक्षर है तो एक अधिक अक्षर वाला कौन होगा, आपका उत्तल लेंस होगा। ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही काफ़ी शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं। बोल रहा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा जो विरंजक चूर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, तो ऑप्शन अब इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है देखिए अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप बताइएगा आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आप देख सकते हैं कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया। यही क्वेश्चन आपके ऊपर पूछा गया था। ये 43 जो है आपको कम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ फोटोशॉप नहीं आया है, तो इसका क्षार आंसर हो जाएगा, क्योंकि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षार करता है। और लाल को जो नीला करता है वो क्षार हो जाएगा, और जो नीला को लाल करेगा वो अम्ल हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है लाल को नीला कौन कर देता है, तो आपका क्षार इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। कौन सा अभिलक्षण जो है वंशागत नहीं है, 44 का आंसर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर आँख का रंग जो होता है वंशागत नहीं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि बताइए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है आपका, ऑप्शन 7 होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी शुद्ध जल हम लोग का उदासीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील यौगिक का नाम बताना है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 46 का आपका ऑप्शन सी, यानी C2H4 यानी इथीन जो होता है, इसका नाम है इथीन, सबसे अधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट सवाल जो बोल रहा है कि 47 कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो हाइड्रोजन के जो 2 परमाणु रहेंगे तो कितने आबंध हो जाएगा इसका, तो देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है, संयोजकता कितना होता है, जितना संयोजकता होगा उतना ही आबंध होगा। एक हाइड्रोजन का संयोजकता होता है 1, तो इसका आबंध भी कितना होगा 1, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। विद्युत ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो इसका होता है वाट प्रति घंटा, यानी ऑप्शन ए इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।